So welcome, अभिनंदन पारकर सर। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो एक बड़े लोकतंत्र में कहीं आपको लगता है शायद ये छोटी सी एक बात है, इसका क्या असर होगा। या अभी आपने कविता सुनी कि खुद से शुरुआत करें। कहीं अगर छोटी सी शुरुआत खुद से की जाए तो शायद उसका बहुत बड़ा एक स्वरूप आपको बाद में देखने को मिलता है। लेकिन स्वयं को इस बात के लिए देखिए, जब कोई नहीं देख रहा है तब आपको स्वयं को देखना होता है। कहाँ तक सरकारें करेंगी, कहाँ तक कानून आपको संभालेगा, और ख़ासकर इस धरती में तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी स्पिरिचुअल जगह है। ये देश बहुत स्पिरिचुअल रहा है। और इंटरनलाइज करना, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, अपने मन के दर्पण को साफ करते जा, तू स्वयं के प्रति जो है प्रतिबद्ध है और अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाएगा। ये शायद इस कल्चर में, इस देश की संस्कृति में ये घुला है, बसा हुआ है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए कि हम जो हैं खुद से शुरुआत न कर पाएँ और ये छोटी छोटी चीज़ें न कर पाएँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिबेट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद कई बार आम आदमी को लगता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं तो शायद कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन स्वयं को असहाय नहीं महसूस करना चाहिए। और जब आप एक छोटा सा काम करते हैं, चाहे वो किसी की मदद हो या किसी लॉ को फॉलो करना हो, तो शायद आप कहीं उस बड़े सिस्टम में एक बूंद का काम करते हैं, और कहते हैं बूंद बूंद से घट भर जाता है। तो मुझे लगता है ये शुरुआत का जो है, खुद से शुरुआत करें, वो एक बहुत ही नोबल थॉट है। और कहने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल है। तो क्यों ना आज से शुरुआत करें। नमस्कार। बात ये होती है कि हम हमेशा दूसरों से सवाल करते हैं, खुद से सवाल नहीं कभी करते। खुद को पूछते नहीं कि हम गलत कहाँ हैं, हम सही कहाँ हैं, और उसका मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में एक बना, हमारे बचपन में एक बात थी सर, कि हमारे लिए गांव था, मामा था, मामा के गांव को हम जाते थे। आजकल वो जो है वो गांव हमारे ज़िंदगी से निकल गया है। गांव से हमारा जो रिश्ता था वो टूट गया है। अगर आप गांव में जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे, उनके सुख दुख समझेंगे, तब पता चलता है कि हम यहाँ शहर में कितने महफूज है, कितने सुरक्षित है। क्योंकि गांव से जिस दिन हमारा रिश्ता टूट गया, हम शहर में इतने अपने आप में घुले हुए हैं, हमारे सुख दुख इतने से है, इतने छोटे छोटे। गांव में जाके देखेंगे तो उनके सुख दुख इतने बड़े हैं। सुख तो जिंदगी में बहुत कम नसीब है उनके। तो मुझे लगता है कि हमें फिर एक बार, थोड़ा क्यों ना हो, बरस में 5 दिन 10 दिन कहीं गांव में जाके हम अपने आप को फिर से ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ पा सकते हैं हम करते क्या है कि सीख लिया, मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, यहाँ तक हमारी ज़िंदगी सीमित हो गई है। मुझे लगता है वहाँ से बाहर निकल के सामने वाला जो कोई है उसके दुख समझने की जिस दिन हम कोशिश करेंगे, तो फिर पता चलता है हमारे ज़िंदगी में तो कोई दुख है ही नहीं। हमें आदत सी हो गई है दुख को इतना नज़दीक आँख के पास रख के, तो वो तो पहाड़ लगता है। दुख को हम जितनी दूर रख के देखेंगे तो लगता है नहीं, इतना सा छोटा सा है। लेकिन हमारी शहर में रह के वो आदत सी हो गई है। छोटी छोटी बातों के लिए हम तकरार करते हैं, हालांकि तकरार की वजह हम खुद हैं। इतने कानून बने हैं लेकिन कितने कानून का हम पालन करते हैं। छोटी सी बात होती है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में हम कितना, वो दिया देख के लाल है, पीला है, हरा है, वो देख के हम क्रॉसिंग करते, उतना भी करोगे ना तो बहुत कुछ पाया समझो। मैं अभी ये नाम के माध्यम से, हम जब गांव गांव में घूमते हैं, मैं सच कहता हूँ, पहले ज़माने में बहुत अच्छे जीन्स वगैरह, शर्ट वगैरह पहन के मैं निकलता था।
आज गांव में जब जाता हूं तो लगता है कि नहीं, वो कपड़े पहन के मैं उनके साथ बात नहीं कर सकता, ये कपड़े पहन के जाता हूं तो मुझे गले लगते हैं मेरे, क्योंकि वो उतने ही झुर्रियां हैं जिनके उनके कपड़े पर है, वो इतने ही मैले हैं जितने उनके हैं। जब उनके साथ वो डायलॉग करना है, उनके साथ संभाषण करना है, संवाद करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ के हो जाए। और बच्चों, अभी ये तो तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत है, यहाँ से आगे शुरू करके, क्योंकि कमाना, जीना और एक दिन मर जाना, इस पे मैं भरोसा नहीं करता। मुझे लगता है कि इस दुनिया में हम आएंगे तो उगेंगे, खिलेंगे, और खिलने के बाद वहाँ से निकाल के भगवान के चरणों में अपने आप को रखेंगे। और वो भगवान क्या है? वो आम जनता है, वो गरीब जनता है, उनके लिए हम कुछ करें। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि हमें लगता तो मुट्ठी भर है, उसके बाद जो है वो खामखा हमको संचय करने की आदत सी हो गई है। तो आज वो कल देना है तो आज। मेरे घर में जब काम करने वाले सर है जो काम करते हैं, खाना हम जब बनाते हैं तो हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, लेकिन खाना बनाने के बाद उनको पहले दे दो, ताकि उनको ऐसे ना लगे कि बचा कुचा हम उनको दे रहे हैं। आखिर में तो देना ही है, तो पहले क्यों ना दे? तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और उसी से तुमको हम क्या करते हैं? अधिक करते हैं, प्लस करते हैं। प्लस नहीं, मल्टीप्लाई करो। प्यार जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना, जिंदगी में इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ सुकून है। मैं तो आज समझता हूँ कि दुनिया का सबसे मैं खुश आदमी हूँ, इतना अमीर हूँ मैं, क्योंकि देने से जो मिलता है ना, वो मांगने से नहीं मिलता। सो देना सीखो बच्चों, देने में बड़ा मजा है। थैंक यू नाना, थैंक यू प्रसून जी। आप लोग जानते हैं कि आई थिंक वी कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर people more apt than these two. They are both very successful professionals by dint of their exceptional talent and hard work. They both have spoken on social and national issues with total honesty and have stood up for the last person. नाना के बारे में तो कहने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि इन्होंने ड्राउट अफेक्टेड विलेजेस में, बिहार में जब फ्लड्स हुए तो कितनी मदद करी है। और नाम मैं सच कहता हूँ बहन जी, मैं मदद किसी को नहीं करता, मैं अपने आप को मदद करता हूँ। आप एक मीडियम बने। मेरे अंदर का इंसान है, उसको महफूज, उसको सुरक्षित रखने के लिए कहीं और मैं मर नहीं। और मैं सच कहता हूँ बच्चे, यहाँ किस तरह का प्रोग्राम था मुझे मालूम नहीं था। मैं यहाँ सच में आया हूँ इनके पैर छूने। ये इंसान इतने बड़े हैं, हमारे रिबोरो साहब इतने बड़े हैं सर, मैं सैल्यूट करके यहाँ हाथ वेल्डिंग करना चाहिए, वो जिंदगी भर मेरा हाथ यही रहे। यू आर सच ए ग्रेट पर्सन सर, जस्ट टच योर मुझे इस तरह का तो प्रोग्राम मुझे मालूम ही नहीं था। बच्चे कौन होंगे, क्या होगा, कैसा प्रोग्राम क्या है, इसके पहले क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। सिर्फ एक ही जहन में था, ये जरूर मिलेंगे उनको, एक बार झप्पी पानी है और एक नमस्कार करना है। बहुत कुछ स्ट्रेंथ मिलती है, ऐसे आदमी जब छूते हैं ना हमको तो बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने देखा कि आई थिंक हम सबको ह्यूमिलिटी सीखनी चाहिए। ये ह्यूमिलिटी है, ये इनकी हम्बलनेस है जो इनको और बड़ा बनाती है। और प्रसून जी ने हमेशा गर्ल चाइल्ड के लिए, विमेन पार्क के लिए अपने शब्दों को, अपनी कलम को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, चाहे वो 26/11 हो या निर्भया कांड हो। और जब हमारी बच्चियों ने रियो ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो इन्होंने सब लोगों को यहाँ पे चैलेंज किया कि क्या तुम्हें शर्म आती है। आपने उनकी वो कविता सुनी होगी। उनसे आग्रह किया गया था कि कुछ एक दो कविताएं मैं सुना दूं। तो एक गर्ल चाइल्ड की जब बात हो रही है, देखिए कोई, हम यहाँ बच्चे भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं और मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हुए हर तरह के यहाँ पे लोग हैं। एक सोसाइटी या एक लोकतंत्र या जिसकी हम चर्चा करते हैं, मुझे वो तभी सक्सेसफुल लगता है, तभी वो सफल लगता है जब वो अपने
जो वल्नरेबल, जो कमज़ोर हिस्से हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, चाहे बूढ़े हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उतने सक्षम लोग ना हो, शारीरिक रूप से उतने सक्षम लोग ना हो। अगर हम उनका ध्यान नहीं रख सकते तो लानत है हम पर, तब हमारी सोसाइटी की कोई वैल्यू नहीं। जब तक इन वल्नरेबल एंड्स का ध्यान, और महिलाएं, मुझे लगता है कि ये वक्त की बात है कि आज हम महिलाओं के बारे में चिंतित हैं और हमको लगता है कि उनको सुरक्षा की आवश्यकता है। कल को ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी रूप में, देखिए कभी ऐसा शायद रहा हो, ये पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको बहुत शारीरिक शक्ति की आवश्यकता थी और पुरुष ज़्यादा शारीरिक रूप से सक्षम था, चढ़ जाता था ऊपर। आज एक लिफ्ट में जब आप घुसते हैं तो वहाँ एक बटन दबाना होता है, 75वीं मंजिल में चली जाती है। उसके लिए तगड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बुद्धि की छोटी सी आवश्यकता है। वो लड़की और लड़के में बराबर है, वो बटन कोई भी दबा सकता है। तो अब ये भेद नहीं होना चाहिए। सुन जी के लिए अच्छी खबर है, मैंने आज सुबह पेपर में पढ़ा कि हरियाणा में गर्ल चाइल्ड की रेशो 900 के ऊपर चली गई है। बहुत ही कम लफ्जों में इतना कुछ कह दिया तूने, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। लाला जी देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि रिबेरो साहब, जिनके लिए जितना भी मैं कहूँ उतना कम है। जैसे आपने सही कहा कि उनका नाम सुनते ही एक श्रद्धा अंदर से आई और एक ऐसा लगा कि जब इस उम्र में वो शख्स सबके सामने खड़े होकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा है आज तक, तो मैं कौन सी चीज़, मुझे तो होना ही चाहिए वहाँ पर। तो that goes without saying that it was an honor, sir, to be here. And sir, you and I was delighted कि मैं आपके साथ बातचीत करूँगा, चर्चा करूँगा, क्योंकि हम लोग बहुत कम मिले हैं और कहीं दूर से ही आपकी प्रशंसा करते रहे और आपको, आपके सूरज को चमकते हुए देखते रहे और आपका पसीना बहते हुए भी देखते रहे। तो जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी तरह से मैं कभी आपका सहयोग कर सकता हूँ, मैं इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ। धन्यवाद। वैसे मैं अकेला कर ही नहीं रहा हूँ, सभी हम मिलकर ही कर रहे हैं। पिछले साल जब ये किसानों के लिए काम शुरू हुआ तो शहर के हमारे जो लोग हैं, आप सभी लोगों ने 60 करोड़ रुपए दिए हैं उनके लिए, 60 करोड़ रुपए दिए हैं। और पिछले साल हमने गांव खेड़े में 580 किलोमीटर का एक्सकवेशन किया, चौड़ाई की खुदाया और लंबाई। सरकारी काम में अगर वो होता था तो उसकी कीमत 280-290 करोड़ हो जाती थी, जो हमने 12.5 करोड़ में किया हुआ। और उसकी वजह ये है कि लोगों का सहभाग था, उन्होंने किया था। लोगों ने कहीं भी गांव खेड़े में कभी सभी लोग इतना काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर बार सरकार क्या करेगी, कब करेगी, कौन करेगा। हम अगर खुद करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस सब मूवमेंट ने ये सिखाया। और मैं नहीं हूँ अकेला, मैं तो सिर्फ झोली फैला के पैसे मांगते घूमता हूँ। करने वाले लोग बहुत हैं हमारे, मकरंद है, राजू आया हुआ है, राजू है, शुभा है, इतापे है, सभी ये जो लोग हैं बहुत काम कर रहे हैं। हमारा एक हमारे जो पोकलेन के, मतलब जिनके पास बहुत पोकलेन अगाव करके है, अगर उनको पिछले साल भाड़े पे अगर लगाते थे वो, तो उनको समझो 100 रुपये मिलते थे। हमारे साथ जुड़ने के बाद 2 रुपये मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे साथ काम किया। मैं उनका सबके सामने मैं आभारी हूँ उनका। तो ऐसे करने वाले बहुत होते हैं प्रसून। और जिस वक्त तेरी ज़रूरत महसूस होगी मैं ज़रूर आऊँगा तेरे पास, और उस वक्त तो आएगा, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। और बच्चों, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और कहूँगा कि गांव में जाना है और वहाँ कुछ काम करना है, उस वक्त ना मत बोलना। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, एंड आई एम श्योर दैट यू विल कम। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। नाना जी जो कहा, हमारे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत है, उनके काम के लिए।
और ये रिस्पेक्ट उनको जुडिशरी से, जब मैं हर बार पेपर में पढ़ती थी कि कैश पेनल्टी जब उनको कहा जाता था कि ये नाम फाउंडेशन में जमा की जाए, तो हमारे लिए और श्रद्धा पात्र हो जाते हैं। और प्रसून जी, आपके लिए इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप इतने सक्सेसफुल नहीं होते तो शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के यूथ लीडर होते थे। तो आप इसी तरह अपना काम करते रहे। तो इस बात पर से अगर मैं थोड़ी सी आगे बढ़ाऊँ, जो बच्चों ने डेमोक्रेसी और इनके पास बड़े बड़े शब्द थे, हमने सोचा था कि बीच में आकर कहेंगे। तो एक ये है कि जेंडर इक्वालिटी की आपने ऑलरेडी दिया है, मगर हमारे देश में जैसा भी बेंगलोर में हुआ, दिल्ली में हो रहा, हर जगह हर रोज़ हो रहा है, तो हम इसे कानून और लॉ एंड ऑर्डर के बंधन में से ना देखते हुए, क्योंकि हमारे पास लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अभी, और लॉज आते हैं जब क्राइम हो जाता है, उसको क्रिमिनल्स को जल्दी सज़ा मिले, वो सब कहने की बात है। मगर हमें ये माइंडसेट जो है हमारे चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं चाहूँगी, क्योंकि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट्स मैंडेटरी that gender equality becomes an important part of this democratic process. आपने बहुत सही कहा। देखिए, डेमोक्रेसी का लोकतंत्र की बात करना बड़ा आसान है, और लोकतंत्र मतलब क्या, लोगों के हाथ में आप शक्ति दे रहे हैं। लेकिन शायद हम में से बहुत, और नाना जी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जब वो गांव की बात करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ समझने की। वैसे मैं भी बहुत छोटे उत्तराखंड के छोटे जगहों से आया हूँ, तो कहीं मैं रिलेट कर पाता हूँ, लेकिन शायद बहुत से लोग रिलेट नहीं कर पाते। आज भी क्या वो सरकार और राजा का फर्क समझते हैं? क्या उनको ये समझ में आता है कि लोकतंत्र में कितनी शक्ति है और उनकी शक्ति कितनी बड़ी है? या उनको कहीं एक दूर की चीज, भाई ये लोग तो राजा लोग हैं, जो लिखा था कि कौ नृप हो हमऊ कहानी, तुलसीदास ने लिखा, उस वक्त पिता की कोई भी राजा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो क्या कहीं हम लोग कटे हुए हैं? क्या हमारे बहुत से लोग हैं जो शायद इस बात को समझते ही नहीं? हम लोकतंत्र की शक्ति की बात करते हैं, क्या वो लोकतंत्र की शक्ति को समझते हैं? और जब हम आज देखते हैं कि कितने वोट मिले, पर किसके वोट मिले, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हम, और फिर सवाल आता है शिक्षा का। जब आप ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या कोई भी और इशू की बात करते हैं, बात सारी जाकर शिक्षा पर टिकती है। और जब मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश में या और भी देशों में ग्रास रूट में शिक्षा का और कोई माध्यम नहीं। फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा जो आज हम जिसे शिक्षा कह रहे हैं, कहीं वो शायद सिर्फ कंज्यूमर या उपभोक्ता बना रही है। क्या वो नागरिक तैयार कर रही है? क्या वो ऐसे नागरिक तैयार कर रही है जो अपनी सरकार ढंग से चुन सके? और जब हम रूल्स की बात करते हैं, ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं, या विमेन की इज्जत करने की बात करते हैं, या किसी और जिम्मेदारी की बात करते हैं, उस जिम्मेदारी के लिए क्या हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं? क्या हम उसके बारे में चर्चा भी करते हैं? देखिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन शायद स्कूल ही है जहां पर आप संस्कार दे सकते हैं, जहां पर आप वैल्यू सिस्टम पैदा करते हैं। क्या वो वैल्यू सिस्टम आज हम अपने बच्चों में पैदा कर रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में जब किसी को चुने तो वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस हो, वो एक डिफॉल्ट चॉइस ना हो, वो ऐसे ही इंडिफरेंस से रहकर वो चॉइस न मेक करी गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो शिक्षा नीचे तक, ग्रास रूट तक जाए और एक इन्फॉर्म्ड चॉइस हो, और हमारे देश में नागरिक अच्छे बने, न कि उपभोक्ता। प्रसून जो कह रहा है बिल्कुल सही है। एक क्या हो रहा है कि हमारी जब पढ़ाई रहती थी, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र रहता था। आजकल तो वो नागरिक शास्त्र निकल गया है, वो है ही नहीं, वो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पहली से लेकर 11वीं 12वीं के बाद 4 घंटे आपके साल
4 साल के बाद और 2 साल, उसके बाद हम करते क्या है? फिर नौकरी करेंगे, फिर कुछ बनने के बाद पैकेज क्या मिलता है हमें, बरस के कितने पैसे मिलते हैं, ये इतने, ये मुझे लगता है कि सभी टके में हो रहा है। इसके अलावा भी एक जिंदगी है। मैं जब सांस लेता हूं, उस सांस के अलावा 2 सांसों के बीच में मैं रुकता हूं, और 2 सांसों के बीच में मैं रुकता हूं, उस वक्त मुझे देखना चाहिए इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लगातार मैं अपने लिए ही सांस लेते रहूंगा तो चलेगा नहीं। वो जो क्षण है जब मैं रुकता हूं, उस वक्त इर्द गिर्द कुछ जो घट रहा है वो हमें देखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो 2 सांसों के बीच की जगह है, वो तुम लोगों को दे दो। Rivero, you would like to say something? You are a role model for so many of us sitting here, so I just take off from what Prasoon had said about bothering about the poor and the dispossessed. I always, when I talk to the police officers, because that is what I have been doing for years, 36 years I worked in the police, I said it is the best opportunity you get to do service to other people, particularly to the poor. Because if you give them justice, if you are truthful, I think you have done a great job, because a best social worker could be a good police officer who bothers about what the poor and the dispossessed, they come to you expecting some relief from their problems. And if you can really give them that relief, I think you have done a great job. So this happens in all departments, all spheres of work, not only in my profession, but everywhere. And I think that is what we have been trying to instill in these young children. Yeah? इसी बात से मेरा एक और ध्यान जाता है, मैं भी काफ़ी गांव में जाती हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होने भी चाहिए लड़कियों और औरतों के लिए हैं। और मैं जब गांव में देखती हूँ लड़कियों के लिए एडोलेसेंट कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कहीं टेलरिंग चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, तो झुंड के झुंड लड़के बेकार सड़कों में घूम रहे होते हैं या इकट्ठा होकर बैठते हैं, क्योंकि उनकी तरफ शायद सरकार का भी और सामाजिक संस्थाओं का भी बहुत ध्यान हमारे लड़कों की तरफ नहीं गया है। और कहीं पर जब वो खाली बैठे हुए हैं, उनके इतनी सोच भी डेवलप नहीं हुई है, तो वो उनके पास आजकल मोबाइल भी है, वो इंटरनेट भी है, दे वॉच लॉट ऑफ पोर्नोग्राफी आई एम टोल्ड, और कहीं पर ये जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हैं दे आर रिलेटेड टू दैट। आई डोंट नो, सो आई विल रिक्वेस्ट, प्रसून जी मीडिया से हैं, नाना आप अगर इस पर कुछ कहें, आपका क्या विचार है? देखिए, एक तो मीडिया हैज़ टू अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मच मोर देन it does. If you are using the political system and political dialogue as piece of entertainment today, if you see 2 politicians fighting and people are having fun with it, they are having fun at the cost of something very serious and very close to them. अगर आप 2 नेताओं को मजाक करते देखते हैं और उनके चुटकुलों पर हंसते हैं, तो आप सोचिए अपने देश के भविष्य पर आप हंस रहे हैं। और कहीं ना कहीं मीडिया अगर उसका एक्सप्लॉइटेशन करता है और उसको मनोरंजक और मसालेदार ढंग से पेश करता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से दूर हट रहा है। एवरीथिंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ पीस ऑफ एंटरटेनमेंट। And somehow we have to draw the distinction. Now I'll come to entertainment. Now even entertainment industry, देखिए कई लोग entertainment में हैं जो कहते हैं भाई हमारा काम तो entertain करना है,
हम तो एंटरटेन करते हैं। एंड दे ट्राई टू एब्जॉर्ब देमसेल्फ फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो चाहे हाफ बेक नॉलेज होती है किसी विषय पर फिल्म बना देते हैं, और आप उनसे मीडिया में सवाल करते हैं तो वो उठपटांग आंसर देते हैं। आप देखिए उस विषय के बारे में उनको गहराई से मालूम नहीं होता और उस पर फिर फिल्म बना चुके होते हैं। और अगर आप उनसे ज़्यादा सवाल करें तो कहते हैं देखिए अभी ज़्यादा सवाल मत कीजिए, हमारा काम तो मनोरंजन करना है। देखिए एक फ़र्क होता है, एक व्यक्ति जो स्टेज पे खड़े होकर अपने हैट से खरगोश निकाल रहा है या हवा में जगलरी कर रहा है, उसका एंटरटेनमेंट जो है वो कह सकता है कि मेरी कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक बोतल टूट गई कोई बात नहीं, एक बॉल उधर गिर गई कोई बात नहीं, क्योंकि वो जीवन से जुड़े विषयों को लेकर खेल नहीं रहा है, वो रंग बिरंगी बॉल से खेल रहा है। और जब आप जो लोगों के जीवन से जुड़े सब्जेक्ट्स उठाते हैं और उनके साथ मनोरंजन करते हैं तो आप एक जिम्मेदारी भी उठाने को तैयार होना चाहिए आपको। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री should be given more responsibility, and I think more responsibility should be taken by them as well. They should be male, and I think it should be sort of a self-taught thing. I mean, where is your conscience? आप आईने के सामने नजर कैसे मिलाते हैं? बहुत सही। प्रॉब्लम ये है कि मैं जब एक एक्टर के नाते काम करता हूँ तो मेरा रोल हर वक्त बदलना चाहिए। जो सामाजिक जो परिस्थिति है, मेरा इर्द गिर्द है, आसपास जैसे बदलता है उस हिसाब से मेरा रोल बदलना चाहिए। हर वक्त मैं सिर्फ एक्टर नहीं रह सकता। आज मेरी जिम्मेदारी कुछ और है और कहीं दूसरे जिसमें मुझे दिलचस्पी लगने लगी। दिलचस्पी का मतलब ये है कि मुझे उससे आनंद तो मिल रहा है, लेकिन दुख भी हो रहा है कि किसानों के लिए जब काम करना पड़ता है। हालांकि ये काम मेरा नहीं है, ये काम तो आपका है, आप कर नहीं पा रहे या आपने सभी योजनाएं बनाई है लेकिन यहाँ से यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं रही है, वो पहुँच नहीं रही है, इसके लिए हमको दखल अंदाजी करनी पड़ती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक मजाक के तौर पे दो सियासतदान जब झगड़ा कर रहे हैं और अरे यार वो तूने देखा यार कमाल का, इस तरह से हम उसको हंसी में टाल देते हैं और वो उड़ा देना, वो जिंदगी में हम हमारे ही भविष्य को उड़ा दे रहे हैं। जो बिल्कुल सही कहा तूने, वो अगर ये इसके बारे में हमारी ये पिछली जो है, हालांकि देखो मैं एक बात पर सुन, सियासतदान तो बदलते रहेंगे भाई, कल एक पार्टी थी आज एक है, कल दूसरी को ही होगी, लेकिन जो हमारे जो सरकारी नौकर है वो वही रहेंगे ना। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ कारोबार है कि उनके हाथ में है। उनको अगर वो सही काम करते हैं तो हमारी पार्टी कौन आती है और कौन राज करती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अगर वो सही तरीके से अगर काम करेंगे तो हमें कोई तकरार नहीं है फिर। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि यहाँ का रुपया वहाँ पहुँचते पहुँचते चवन्नी बन जाता है या 10 पैसे बन जाता है, तो प्रॉब्लम वो होती है। इसमें जो आपने कहा कि लोग तो सरकारें तो बदलती रहेगी, कहीं ना कहीं हमारे देश को कुछ प्रायोरिटीज डिसाइड करने की ज़रूरत है कि चाहे कोई भी सरकार हो। देखिए देश की ये 5 चीज़ें, 10 चीज़ें, ये 15 चीज़ें कोई हाथ नहीं लगाएगा, और इन पर जब कोई सरकार काम करेगी तो उसका खामखा विरोध भी नहीं होगा, उसका सहयोग होगा, उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। लेकिन अगर कोई सरकार एक अच्छा कदम उठाती है, कोई अच्छा काम करती है और वो उस एजेंडा के तहत है जो देश ने निर्णय किया हुआ है, तो फिर देश का एक निर्णय सरकारों से अलग होना चाहिए। देखो भाई प्रॉब्लम ये है कि मैं जब अपोजिशन में होता हूँ ना तो मुझे जनता की ज्यादा चिंता होती है। मैं लगता है उस वक्त मैं इतनी चिंता करता हूँ लोगों की कि बाप रे बाप। लेकिन मैं जब इसमें होता हूँ, जब राज कर रहा हूँ, मैं सत्ता में होता हूँ, तब मुझे जनता मालूम नहीं क्यों कौन सा चश्मा उस वक्त मैं पहनता हूँ, क्योंकि मुझे जनता उस वक्त नजर नहीं आती। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम वही है। मुझे लगता है कि ये अभी की जो सरकार है, मैं किसी पक्ष से नहीं हूँ, लेकिन आज के जो कम से कम किसानों के बारे में मैं कहूँ तो बहुत सी अच्छी योजनाएं इस सरकार ने दी हुई है, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने, दोनों ने। तो उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। अगर वो कहीं गलत कुछ होता है तो मैं उनके बारे में मैं टिप्पणी करूँगा, मुझे उससे कोई डर नहीं है, कोई ये नहीं लगता है कि मुझे क्या करेंगे, क्योंकि आज इस वक्त कुछ तो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं और बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है।
और ये ऐसे ही चलते रहेगा। नोटबंदी से मुझे तो कोई फर्क नहीं हुआ, गांव खेड़े में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल में वो खत्म हो गई। लेकिन नहीं तो पहले तो आदत थी, नहीं यार इतने पैसे जब तक जेब में नहीं है तो मैं इनसिक्योर रहता था। आज कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं, कम से कम ये तो हुआ बच्चे पैसे नहीं मांगते अभी। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है। नोटबंदी जैसी चीज़ है, अगर आप देखिए उसमें क्या फाइनल पॉइंट्स हैं, इकोनॉमिस्ट आपको बताएंगे क्या, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं इंटेंट देखें तो एक अच्छा और नोबल इंटेंट दिखाई देता है। एक ईमानदार आदमी के चेहरे पर कहीं ना कहीं स्माइल आती है कि क्या मैं अगर चोर उचक्का नहीं था तो क्या मैं मुस्कुरा सकता हूँ आज, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है। उसकी जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो होनी चाहिए, खामखा विरोध जो है हर चीज़ का, और जो गलत है उसका विरोध कीजिए। और जो देश की प्रायोरिटीज़ हैं, अगर भ्रष्टाचार देश की प्रायोरिटी है तो वो हर सरकार को उसको मिटाने के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से हो, क्योंकि ये देश का मुद्दा होना चाहिए, न कि पार्टियों का मुद्दा। थैंक यू। बिल्कुल, क्योंकि मान लेना एक बात सही है कि अपोजिशन में आप बैठे हो, उसके लिए भी हमने वोट दिए भाई, तो आप कम से कम हमारा वक्त ज़ाया मत करो। संसद में जब काम हो रहा है तो काम होने दो, क्योंकि अपोजिशन में बैठने के लिए भी हमारा वोट गया है, पक्ष में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए उसे भी वो हमारा वोट है। तो सभी को हमने वोट दिया है, तो करना है वो तो हमारे लिए करो भाई, हम इतना ही मांगते हैं। अगर एक दिन देखो भाई हमारी तादाद बहुत बड़ी है, हमसे उलझो मत। थैंक यू। नाना ने और प्रसून ने बहुत अच्छा कटाक्ष किया है, और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे थोड़े युवा लोग जो यहाँ पर हैं, अगर नेता बनने की कोशिश में हैं, तो ज़रा अपने सवाल इन दोनों से पूछिए। We'll invite few questions from the floor so that the young people can put their priorities. हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं, मगर कुछ अगर हमारे पास सवाल है, raise your hands, the mic will reach you. I should be able to see the hands. Yes, there, Gina. Good evening, sir. Good evening, Nana, sir. Sir, the question is, recently the government of Maharashtra has allocated 3,600 crore for building up a statue of Shivaji Maharaj. Obviously, we all love and we adore and we've learned a great, history about Shivaji Maharaj. But is it fair with मला शिवाजी महाराजांबद्दल खूप आदर आहे, माझे देव आहेत, भगवान है हमारे लिए शिवाजी महाराज। लेकिन शिवाजी महाराज ने पहले ही इतने किले बना के रखे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है वो किले सब ठीक हो जाएंगे ना, क्योंकि असल में उनका स्मरण जो है, जहाँ महाराज घूमे हुए हैं, उनके पैर लगे हुए हैं उस मिट्टी को, तो मुझे लगता है वो किले अगर सब ठीक हो जाएंगे तो ऐसे स्मारक और उनके जो विचार है उसका अगर हम कुछ अमल करते हैं तो उससे उनका वो तो सबसे बड़ा स्मारक होगा। तो मुझे लगता है ये, मैं आपसे सहमत हूँ कि ये सभी ने मतलब स्मारक शिवाजी महाराज का होना चाहिए, लेकिन वो अलग तरीके से होगा तो बेहतर होगा। धन्यवाद। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई बच्चे नहीं पूछ रहे यार, बच्चे कहाँ हैं? There are the kids there. उस तरफ एक अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, मीडिया इज फोर्थ पिलर ऑफ एनी डेमोक्रेसी हम बोलते हैं, तो गवर्नमेंट का एक न्यूज़ चैनल उन्होंने बैन किया था, टोकन बैन था वो, उस पर आपका क्या कमेंट है? नहीं, मुंह बंद करके तो बातें आप बंद नहीं कर सकते ना, तो वो तो मतलब वो सही नहीं है, चैनल बंद करके या कुछ ऐसे होता नहीं है। लेकिन वैसे भी तो फिर मीडिया की भी तो जिम्मेदारी है। जब मेरा मुंह है, मैं कहता हूँ कि लोकशाही है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का मतलब ये तो नहीं है कि मेरे जहन में जो भी आएगा मैं करूँ। तो मेरी एक रिस्ट्रिक्शन है, मुझे अपनी खुद ने लगानी है ना, उसके लिए कोई नियम और कायदा होने की ज़रूरत नहीं है। तू जब रास्ते पे चलता है तो तेरे अपने कानून नियम तो अपने को लगाता है ना। मुझे लगता है कि ये ऐसी कोई बेहुदा बातें घटती है रास्ते पे लड़कियों के बारे में, तो मैं होता हूँ जब मैं नाना क्या करेगा, तो मैं जाके उसका सर तोड़ दूंगा जो ऐसी बेहुदा हरकतें करती है।
तो ये मेरी जिम्मेदारी, शायद उस वक्त उसके हाथ में चाकू होगा, गन होगी, तो मुझे मालूम नहीं, मुझे इंजरी होगी, लेकिन मैं तो जाके उसको लपेट लूँगा यार। मैं चुप नहीं बैठता, क्योंकि मैं भाई हूँ, बाप हूँ, बेटा हूँ, और मेरी माँ है, बहन है, बीवी है, बच्ची है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि रास्ते पे किसी भी औरत का अगर कोई कुछ, तो मुझे लगता है कि पुलिस भी उसके लिए ऑब्जेक्शन ना ले, क्योंकि मेरी वो जिम्मेदारी बनती है और मैं नपुंसक बन के जीना नहीं चाहूँगा। अभी हमारे पास समय है सिर्फ 2 या 3 बच्चों से, हाँ, बच्चों से जो मुलांकरना प्रश्न इतना है, बच्चे सवाल नहीं करते, बच्चों पूछो जो भी पूछो। अंजुमन इस्लाम, आप इतने जोश में थे, क्या हो गया? वेयर इज योर क्वेश्चन? है जोश में, हाँ, जोश में। बैठ के मैडम। ओके, देयर आई कैन सी। हेलो। ओके, बैठ के बोल। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नोट बैन हुआ है उस पर सभी पार्टियां अपना अलग अलग राय दे रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर सभी पार्टियां एक साथ मिलकर गवर्नमेंट को अगर कोऑपरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकते हैं। तो अगर पार्टियां जो विरोध कर रही हैं, ये विरोध जताकर कहीं ना कहीं आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मेरा सवाल यही है कि वो साथ में आकर क्यों नहीं गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रही है? कुछ पार्टियां हैं और कुछ टोलियां हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। वो आपने सही कहा, मैंने पहले भी कहा कि हर पार्टी का अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, पर कुछ चीज़ें अगर पहले से तय हो जाए तो शायद ये मुश्किलें ना हो कि देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या सवाल हैं, और कहीं ना कहीं तो एक मत होना ही होगा कि संसद नहीं चल रही है या कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे तो देश निष्क्रिय हो जाएगा। बहुत ज़रूरी होगा कि जो क्रिटिसिज्म है वो भी बहुत ज़रूरी है, आलोचना बहुत ज़रूरी है, उससे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोकतंत्र का वो बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका होना ज़रूरी है। उसमें खामियां अगर हैं तो उनको सुधारने की भी ज़रूरत है, सरकार को ओपनली सुनने की ज़रूरत है, और अपोजिशन को अपनी जिम्मेदारी को ज़्यादा एहसास करने की आवश्यकता है कि ये मिलकर ही देश बन सकता है, वरना एक एक अलग अलग दिशा में सब खींचेंगे तो वो नाव जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ेगी, वो वहीं अटकी रहेगी और नुकसान तो देश का होने वाला है अल्टीमेटली। थैंक यू। Should not be there. Yes, that's exactly what we are saying. अब हमारे पास 2 बच्चों से प्रश्न आने चाहिए, उसके बाद हमारे पास एक्चुअली समय, सॉरी बच्चे, आई एम सो सॉरी, थैंक यू, वी हैव अ किड देयर, आई एम सॉरी मैम, थैंक यू। या मुझे अंजुमन इस्लाम से एक सवाल एक आना चाहिए, यहाँ से नहीं आएगा चलेगा नहीं। Who's ready for a question? बच्चों पूछो। एक वहाँ है नाना जी। हाँ पूछो बेटे। सर, मी हॅपीएम शाळेतून आनंद सानप बोलतोय तुमच्याशी की जसा मागच्या वर्षी मराठवाड्यात दुष्काळ पडला होता तर नाम संस्थेने भरपूर मदत केली त्यांना, पण जर त्यांना कधी मदत करता आलीच नाही, समजा काय इमर्जन्सी आली, काय प्रॉब्लेम झाला तर शेतकरी भरपूर आत्महत्या वगैरे करतात, तर त्यांनी या परिस्थितीतून स्वतःला कसं सावरावं? मी तुला पाहायला तिथे आलो होतो मी, त्यामुळे माझ्या तुझ्या प्रश्नाकडे माझं उत्तर लक्ष नव्हतं। मला पुन्हा एकदा प्रश्न विचारशील का? सर, जे मागच्या वर्षी दुष्काळ पडला होता मराठवाड्यामध्ये आणि नाम संस्थेने भरपूर मदत केली शेतकऱ्यांना, पण जर कधी इमर्जन्सी आली आणि करू नाही शकले मदत तुम्ही, तर मग अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात, पण ते न करण्यासाठी म्हणजे मदत न मिळाल्यास त्यांनी स्वतःला कसं सावरावं या परिस्थितीत? नाही आपणच जायचं, आपल्याला ज्यावेळी आपल्याला ताकद असेल त्यावेळी आपण, इमर्जन्सी वगैरे काही नसते, आपण आपल्याला जेवढं शक्य होईल तेवढं करतच राहायचं। मला सगळ्यात बरं वाटतंय की म्हणजे मी आता हे बोलू नये, वो बच्चा देख नहीं सकता है लेकिन उसको ऐसे सवाल उसके जहन में आते हैं, मैं कमाल करता हूँ यार। छान खरंच। नाही तू तिकडचा नाही, तू मुळामध्ये भारतातला आहेस, याचाच मला आनंद वाटला, कारण तू सगळ्यांच्या मनातली गोष्ट बोलतोय, सबके जहन में जो चल रहा है वो तू बोल रहा है। थैंक यू। गुरुकुल बोला
Very good evening, one and all. I thank the dignitaries for sparing their time. My question is on the behalf of my school. We all know that Mr. Patekar, Nana Patekar has started the NAM Foundation. We would ask that what inspired you to start this foundation? बेटे एक इंटरव्यू चल रहा था टीवी पे और वहाँ उस घर का जो आदमी था उसने आत्महत्या कर दी थी और उसके 2 बच्चे, उसकी बीवी की उम्र थी 23। बच्चे 2 बच्चे थे, एक 4 साल का और एक 7 साल का, और माँ बाप उनके, और उनका इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में उनके आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। अपना बाप गया है या अपना बच्चा गया है या अपना मियाँ गया है, उसके बजाय उनके आंख में सिर्फ कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, वो एक ही सवाल था जो मुझे लगा कि वो सवाल है। और उसके बाद मैंने एक गाड़ी के लिए पैसे जमा कर दिए थे 1.5 करोड़, एक नई गाड़ी लूंगा SUV। फिर मैंने कहा यार ये कैसे, मैं किस तरह का इंसान हूँ, यहाँ एक ऐसी फैमिली है जो कल का सोच रही है, निवाला कैसे मुंह में जाएगा, और मैं गाड़ी की सोच रहा हूँ। उस दिन से मेरी उस इंटरव्यू ने मेरा जहन बदल दिया बेटे। हालांकि इसके पहले मैं पैसे की तरफ मदद करता रहा, लेकिन इस तरह से जाने के लिए मजबूर किया उन लोगों ने। और उसके बाद जो था मकरन अनासपुरे करके हमारे मराठी स्टेज का और थिएटर का एक एक्टर है, बहुत फेमस है, उसने, वो बीड़ का है, और उसकी वजह से उसने कहा कि आप पैसे तो दोगे लेकिन पहले बार पैसे देने के लिए आपको खुद को आना पड़ेगा। तो 220 लड़कियां थी विधवा, तो उनको चेक्स देने थे 15-15 हज़ार के। जब मैं पहली बार वहां गया बीड़ में, एक ही साथ 220 विधवा लड़कियां जिनकी उम्र 22 है, 25 है, 30 के ऊपर नहीं है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो देखने के बाद ऐसे लगा कि ये जिंदगी भर का काम है, एक जिंदगी अधूरी है इसके लिए, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अभी ये हमने शुरू किया, आगे जाके हम बैटन तुम्हारे हाथ में देंगे, ये रिले है, वो तुमको दौड़ना पड़ेगा, फिर तुमको किसी के हाथ में दोगे। तो इस तरह से ये काम चलता रहेगा। मैं यहाँ आने के बाद मैं सच कहता हूँ, यहाँ अभी उठा ना, मैं यहाँ चला तब लगा मैं स्टेज पे आया हूँ। यहाँ मैंने काफ़ी शोज किए हैं, तो यहाँ आने के बाद वो परफॉर्म करने की आदत जो हो गई है, तो अभी खड़ा रहने के बाद बड़ा अच्छा लगा। सर, भारत के लिए आने वाले वर्ष में कैसा विजन रखते हैं? व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू यू सी फॉर इंडिया? ये जो बच्चे हैं वही हमारा विजन है और कुछ नहीं। जो हम बदल नहीं सकते उनको बदल नहीं सकते, लेकिन ये जो है इनमें हम बोल सकते हैं। तो तुमको वो जो डालना है, और कमाल है रिबेरो साहब, आपने जाके ये इस उम्र में जाके वो अब थकना तो आपके मतलब बस की बात ही नहीं है, आप थकते ही नाही। आज जाऊन त्यांना हे करावंसं वाटतं ह्या वयामध्ये, म्हणजे कमाल आहे, आम्हाला बोलवलं हेच नशीब। पण आपलं भविष्य उज्ज्वल आहे रे, काही त्याच्यामध्ये आपण सगळ्यामध्ये निराशा शोधायची नाही आहे। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा घटने वाला है, हर बार निराशा का सुर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बेहतरीन बच्चे हैं, तो वही हमारा भविष्य। और ये फैक्ट कि इतने बच्चे आपको सुन रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि हम उनको सिर्फ नचा रहे हैं, उनको हम सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, और वो बच्चे आपके पूरे टाइम आपके साथ बैठे हैं और सुन रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, ये तो अच्छे संकेत हैं। हम आशान्वित हैं देश के लिए। You see, we are concentrating on these children because we expect them. You see, we have found, for example, that children now don't fire crackers like they used to because they have been taught in school. So similarly, if we instill these values in them now at this stage, they will remember. And even if their own parents are involved in corruption, they should not be involved in it. That is what we feel. Yeah. मैडम, आप हमेशा जवानों की, किसानों की बात करते हैं। हाल ही में हमारे एक जवान ने एक वीडियो जो है वो शेयर किया कि किस तरह से काम करते हैं और खाने के नाम मैंने अभी बात की है हमारे BSF के जो कमल नयन चौबे साहब है, जो सेकंड इन कमांड है, के शर्मा साहब हमारे चीफ है BSF के। हालांकि जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ये
बच्चों से ज़्यादा संभालने की कोशिश करते हैं। आर्मी वाले, बीएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले, आईटीबीपी वाले, सभी जो लोग हैं जवानों की बहुत खातिर करते हैं। तो जो है उसके बारे में मैं कल या परसों में आपसे ज़्यादा बात कर सकूँगा, क्योंकि उसका शहानिशा करने के लिए हमारे वो सब गए हैं। तो क्योंकि हमारे इससे क्या होता है, मनोबल हमारे आर्मी का या बीएसएफ का व सीआरपीएफ का वो बहुत कम होता है। वैसी बात नहीं है। हालांकि सब जगह एक जगह कहीं कुछ घटा होगा तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उसको क्या है, मीडिया में इमीडिएट वो इतना फैल जाता है ना, बाकायदा वीडियोस डाले हैं। नहीं डाले हैं ना, मैंने कहा नकार दिया, मैंने देखा है, लेकिन मैंने हाँ, तो वो बंदे को उस बंदे की कुछ इंक्वायरी चल रही थी, ये चल रहा था, वो सभी कुछ है, मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन आप जितना समझ रहे हो उसके ऊपर वो बातें करने के लिए कोई एनडीटीवी ने मुझे बुलाया था, मैंने कहा नहीं आऊँगा, क्योंकि ये सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, ये हमारी हमारी रक्षा करने वाले ये लोग हैं। तो उनके बारे में अगर कुछ एक लफ्ज़ बोलना है तो उसके पहले सोचना पड़ेगा। लेकिन मैंने वो बात कर ली है कमल नयन साहब से, तो उन्होंने कहा कि नाना ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कल आपसे बात करूंगा, तो कल मैं आपसे तुम्ही आज या कार्यक्रमात आले, विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन करणे आलं, मात्र वुमन मॉलेस्टेशनची बेंगळुरूमध्ये अतिशय गलिच्छ, मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जर मी तिथे असेन तर मी किंवा तुम्ही इथे असलेल्या प्रत्येक मुलांना किंवा मुलींना सुद्धा की त्यांनी जे जर हे बघत असतील त्यावेळी त्यांनी तिथे हस्तक्षेप म्हणजे मुस्काट फोडा, हात तोडा, हरकत नाही आहे, काही हरकत नाही आहे, नंतर त्याचे आपल्याला उत्तरं देता येतील। कारण अशा प्रकारचा ही माझ्या देशाची संस्कृती नाही आहे। असल्या ह्या घणेरड्या प्रकारे कोणी काही करत असेल तर त्याला तिथल्या तिथे चेचायला पाहिजे। आणि मला असं वाटतं की ह्या गोष्टीच्यासाठी लवकर सगळ्या गोष्टींचे जे तुमच्या कोर्टामधले निर्णय आहेत ना, ते निदान एक 4-6 महिन्यामध्ये लागले ना आणि त्यांना शिक्षा झाल्या तर ह्याच्यावर काहीतरी होऊ शकेल। ते प्रलंबित होत राहिले तर त्यांनी काही होणार नाही आणि त्याला कुठलेही राजकीय स्वरूप देता कामा नये। But what is more demoralizing is the fact that people who are the custodians of us, the law and order, the politicians, they themselves say that ऐसे तो होता है, these things happen, and that is very demoralizing. So what do we say? तो उनको वहाँ से हटा दो यार, उनको हटा दो वहाँ से जो ऐसा कहते हैं। मतलब हमारा देश तो नहीं हो सकते ना। नाना, क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर से पहले हमारे जो समाज में लोग हैं उनमें कहीं वो विकृति है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। जब तक वो हम निकालते नहीं तो कैसे चलेगा? तुझे क्या लगता है? लॉ एंड ऑर्डर और संस्कृति दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। देखिए, अगर कल्चर में हमारे, देखिए कई बार हर चीज़ गौरवान्वित होने की नहीं होती कल्चर के बारे में। कई चीज़ अगर हमारे कल्चर में ऐसी घुस गई हैं, किसी भी तरह से विकृतियां अगर आ गई हैं, हमारी सोच में अगर विकृति आ गई है, तो एक बार उसकी जांच पड़ताल करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। और कल्चर, और ऐसा नहीं कि वो पहले वो ठीक होगा फिर पहले लॉ आएगा। लॉ और कल्चर दोनों को साथ साथ काम करना पड़ेगा, तभी ये काम संभव है। इंडस्ट्री में भी ऑब्जेक्टिफाई होता है कभी वुमेन्स का थ्रू आइटम नंबर्स एंड ऑल, एंड शुड इट हैपन और शुड इट नॉट हैपन? व्हाट इज मेरी फिल्म में तूने देखा, मैं फिल्म को एक मनोरंजन का सिर्फ जरिया नहीं रखता। मुझे लगता है कि मेरी भड़ास है, घुटन है, उसको निकालने का मेरा एक ज़रिया है। अगर मेरे पास ये नहीं होता तो शायद मैं खुदकुशी कर लेता। लेकिन फिल्मों में क्या कुछ फिल्मों में ऐसा होता है? हाँ, होता है। और क्या उस पर उसकी निंदा होनी चाहिए? मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। सर, आने वाले फिल्म में मतलब कौन से फिल्म्स आ रहे हैं आपके फेवरेट? अब ये कोई जगह है वो बात करने की? उनके बारे में आप चिल्ला के बोलो पहले, वो साथ में एक सामूहिक निर्भत्सना उनकी करो तुम। बिल्कुल, जो बोलते हैं ऐसी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर महिलाओं की इज्जत देश नहीं करेगा तो हमारा देश कोई गर्व करने का अधिकार नहीं है उससे। ना महिलाओं के कपड़ों को लेकर भी बार बार जब भी इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले सवाल महिलाओं के पहनावे पे उठाया जाता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो बयानबाजी ये पहले भी तो था, तब नहीं हुआ, आज ही क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है कि कुछ खोट मेरी सोच में है, तुम्हारी कपड़े में नहीं है, तो मुझे अपने को सुधारना होगा। और ये बिल्कुल सही कहा प्रसन्न ने कि वो कब उनको जो डंडे पड़ेंगे ना, पहले जो हमारे वक्त पढ़ते थे यार, ये आजकल डंडे नहीं हैं, इमीडिएट तुम्हारे ये आते हैं, कौन अपने
सवाल पूछने को, मानवाधिकार वाले जो इनको मारा। अरे यार आयोग क्या, अभी हमारी बच्ची को, बहन को अगर ऐसे ये करेंगे तो मैंने कहा ना कि मैं तो सर तोड़ दूंगा यार, बाद में मेरा जो करना है वो कर लो। नाना, आपका आइडिया फॉर इंडिया क्या है? मैंने कहा ना, मुझे लगता है कि तेरे हंसी के लिए मुझे बहुत मेहनत करने का, जब जो पहले ज़माने में हमारे यहाँ होता था कि तेरे चेहरे पे हंसी लाने के लिए मैं कष्ट उठाता था, वही वो वापस आना चाहिए। आजकल वो नहीं है, मैं सिर्फ मेरी हंसी और मेरी खुशी के लिए जीता। और खुद से शुरुआत करने की आवश्यकता, जैसे जिसकी किसी बच्चे ने बात की थी कि खुद से शुरुआत करने की आवश्यकता। वो जो कविता है मेरे पास। सब कुछ सरकार के मत्थे न डाल देना, सब कुछ और संस्थाओं के ऊपर न डाल देना, खुद से कुछ करने की कोशिश भी ज़रूरी है। तू बच्चे ये जब माइक हाथ में लेती है ना, यहाँ मत रुको, रिपोर्टिंग मत करो, जर्नलिस्ट बनो। तुम्हारी अपनी एक सोच है, उस सोच को ढालो उसमें। एक बहुत ही मसालेदार हमको एक न्यूज़ मिली, ये तेरा काम नहीं है, अब तू छोटी सी है ना, वहाँ तक जाने के लिए तुमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। कुछ सोचो, अपना जहन डालो उसमें। ओके, लव यू। अरे कैसे यार ये फोन सर मेरा आवडला ना, मी आता मी तुम्हाला खरं सांगू का, कशी बोललो नाही, पण आता मी एक जो रोल करतोय ना त्याच्यामध्ये मला दिसत नाही, मी आर्मी ऑफिसर आहे। नक्की खूप मोठे फॅन आहे, खूप मोठे फॅन आहे सर।